आओ लाला, बैठो। करीम लाला। तो आज मुझे डबल मेहनत करनी पड़ेगी, क्लासेस भी आपकी बढ़ेंगी अब। चलिए कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। देखिए बेटा, आपने संसद पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, मैं एक चीज बता दूं, कोई दिक्कत नहीं लेना। जैसे विधानमंडल है, जब मैं संसद बोलूं तो बस दिमाग में रखना केंद्र सरकार, और जब मैं विधानमंडल बोलूं तो दिमाग में रखना राज्य सरकार। थोड़ा थोड़ा मैं डिफरेंट समय बताता चला जाऊंगा। यदि मैं कुछ भी किसी की संरचना बताऊंगा तो मैं उससे पहले संसद भी बता दूंगा। एक साइड संसद का बताता चलूंगा, एक साइड विधानमंडल का। लेकिन मैं आपको सिर्फ विधानमंडल वाला लिखवाऊंगा, संसद वाला पढ़ा भर दूंगा, ताकि आपको लगे नहीं कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। बाकी मैं इनसे पूछता जाऊंगा जो पढ़ के आए, क्योंकि कहा था मैंने, और कल मेरी छुट्टी थी, तो फिर मुझे उम्मीद तो करूंगा कि आपने 2 दिन में बहुत पढ़ लिया हो। देखिए छोटा छोटा बात है इसमें, और कुछ नहीं। पेपर में छोटी छोटी बातें याद आती हैं। हम समझेंगे विधान मंडल क्या है, ये विधान। इसी तरह यदि हम यहां संसद लिख दें, तो चूंकि मैंने जब संसद पढ़ाया था तो संसद की संरचना भी बताई थी कि संसद के कौन कौन भाग होते हैं। तो कौन कौन भाग होते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा, और पेपर में ये पूछा करते हैं कि संसद के कितने भाग होते हैं या कितने अंग होते हैं, तो होते हैं 3। कौन कौन से होते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य। इसी तरह इसमें क्या होगा फिर, कि इसमें राष्ट्रपति की भूमिका है कुछ, तो इसमें भूमिका किसकी किसकी रहती है? राज्यपाल की, विधान परिषद की, और विधान सभा। विधानसभा कुछ नहीं, एक तरह की लोकसभा होती है, और विधान परिषद एक तरह का राज्यसभा होता है। मतलब इसे बुजुर्गों की सदन कह सकते हैं या उच्च परिषद कहते हैं। जो राज्यसभा होती है, विधान परिषद होती है। इनके नए नाम ऐसे ऐसे पेपर में आते रहते, तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। जो राज्यसभा होती है ये बुजुर्गों की होती है संस्था, बुजुर्ग ज्यादा होते हैं, और इसमें इन्हें उच्च सदन भी बोला जाता है, जिनमें जनता का कोई योगदान नहीं रहता। सारे के सारे सदस्य विधान जो सभा होती है उनके निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने। आज हम ये पढ़ेंगे विधानमंडल। हमने एक पार्ट इसका पढ़ लिया है, राज्यपाल, मैंने आपको पढ़ा दिया। तो आज हमारे पास 2 काम है कि हम विधान परिषद पढ़ लें और विधानसभा पढ़ लें, तो हमारे ये तीनों भाग कवर हो जाएंगे। तो एक एक करके हम चीजें समझें। देखिए पहले हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ें? अनुच्छेद 169 में क्रम से चलूंगा। अनुच्छेद कौन सा पेपर में कई बार आता है? 169। 169 में एक चीज आप समझ लीजिए, 169 के तहत क्या किया जाता है? जो हमारी विधान परिषद है, जो हमारी विधान परिषद है, उसके बारे में कहा गया है कि विधान परिषद का सृजन कैसे होगा। मतलब मान के चलिए हमारे जो भारत है, जो हमारा भारत देश है, उसमें हर जगह तो विधान परिषद है नहीं। यदि आपको पता हो, 6 राज्यों में है। कौन कौन से वो राज्य हैं? कोई बताना चाहेगा? हाथ उठा के बता दे कि सामूहिक बताओगे। महाराष्ट्र में है, यूपी में है, और बिहार में है, एमपी में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, उड़ीसा में है, तेलंगाना में है, और यहां कर्नाटक में। आंध्र प्रदेश में पहले थी, लेकिन इसे 2020 में समाप्त कर दिया। तो वर्तमान में कितने जगह है? सिर्फ महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना,
ओडिशा, बिहार और यूपी। पेपर में पूछा करते हैं कि कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो उसका आंसर है 6। और कौन कौन से, उस देखिए एक इमेज बनाए करिए दिमाग में, इमेज बनाएंगे तो आपको याद है। सर ऊपर देखिए उत्तर भारत में 2 हैं, दक्षिण भारत में लेफ्ट साइड पश्चिम घाट साइड 2 हैं, पूर्वी घाट साइड कितने हैं? 2। हो गए सॉल्व। यदि आप इमेज बना के याद रहेंगे तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। अब एक स्टडी आई, अमेरिका की एक पत्रिका आती है लांसेंट करके, जर्नल साइंस छापती, उन्होंने कहा कि ज्यादा समय तक चीजें याद कैसे रखें, उस पर शोध किया था, रिसर्च आया। शोध में यह बताया कि अधिकतर लोगों को ज्यादा लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव होती मेमोरी, जो आप देखते हैं वो बहुत ज्यादा सेव हो जाता है, जो आप किसी से सुनते हैं वो सेव हो जाती है मेमोरी, या कभी आप चित्र के माध्यम से कोई चीज देखते हैं या पढ़ते हैं वो लॉन्ग टाइम रहता है। सिर्फ आप यदि किताबों को घूरते रहेंगे तो याद नहीं, एक दिन याद रहेगा, 2 दिन याद रहेगा, लेकिन आप एक बार मैप से अच्छे से ध्यान रख के पढ़े कि उत्तर में सिर्फ 2 हैं, पूर्वी घाट में 2 हैं, पश्चिम घाट में 2 हैं। यदि आप एक एक भी दिमाग में लाएंगे तो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। महाराष्ट्र के नीचे ही तो कर्नाटक है, और ओडिशा के नीचे ही तेलंगाना है, और यूपी के बगल में बिहार है। क्या दिक्कत है, 6 नाम याद हो गए। और पेपर में यही आपसे 6 नाम पूछे भी, आप पूछा करते हैं कि कहां कहां थी। हालांकि इससे पहले जम्मू कश्मीर में थी, तो जब से 2019 से उसका विभाजन करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिए तो वो समाप्त हो गए। आंध्र प्रदेश की सरकार ने 2020 में कहा कि हमें विधान परिषद नहीं चाहिए, तो वहां समाप्त कर दी गई। मध्य प्रदेश में 1956 में मध्य प्रदेश की सरकार ने रेजोल्यूशन पास किया था कि हमारे यहाँ विधान परिषद बना दीजिए, लेकिन आज तक राष्ट्रपति ने उसे मंजूरी नहीं दी, तो इसलिए वहां पर कोई विधान परिषद। तो इस आर्टिकल का यूज किया जाता है किसी भी विधान परिषद के निर्माण में और इसी विधान परिषद की समाप्ति में। मान के चलिए जैसे गुजरात, यहां पर तो नहीं है ना विधान परिषद, मान के चलिए गुजरात सोचे कि अब हमें विधान परिषद की जरूरत है, तो विधान परिषद में क्या होगा कि जो विधान सभा होगी वो एक प्रस्ताव पारित करेगी या संकल्प पारित करेगी, कहेगी कि हमारे राज्य में विधान परिषद की स्थापना की जाए, और इस प्रस्ताव को भेज देगी संसद। कहां भेजेगी? संसद। संसद 169 आर्टिकल का उपयोग करेगी और इस प्रस्ताव को साधारण बहुमत, कौन सा बहुमत? साधारण बहुमत। साधारण बहुमत का मतलब यह हुआ कि उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% प्लस 1। यदि ये ऐसा बहुमत लाकर वहां से पास हो जाता है, संसद का मतलब होता है लोकसभा राज्यसभा, दोनों से पास हुआ सदन से, इसके बाद इस प्रस्ताव की मंजूरी कौन देगा? राष्ट्रपति। जब तक राष्ट्रपति महोदय कहेंगे कि नहीं हाँ ठीक है आपके प्रस्ताव पारित किया जाता है, तब तक यहां पर कोई विधान परिषद नहीं। इसी तरह क्या होता है, जब इसे समाप्त करना होता है तो ये समाप्ति का प्रस्ताव लाते हैं, संसद भेजते हैं, साधारण बहुमत से पास होता है और राष्ट्रपति इसे समाप्त करने की घोषणा कर देते। तो ये एक प्रोसीजर है। आरओ में खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नई विधान परिषद सृजन करने का अधिकार किसके पास है? किसके पास है? संसद। संसद संसद। पेपर में बहुत सारे ऑप्शन होंगे, राज्यपाल होगा, मुख्यमंत्री होगा, और राष्ट्रपति होगा, संसद होगा, तो उसमें ऑप्शन क्या लगाएंगे आप? संसद। संसद के पास ये अधिकार है कि वो किसी सदन को, विधान परिषद के सदन को समाप्त कर सकती है और बना भी सकती है। ये भी पूछते हैं कि नई विधान परिषद का सृजन या समाप्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है, तो 169। और ये भी पूछते हैं कि जो विधान परिषद होता है वो किस बहुमत के तहत संसद पारित करती है, तो साधारण। आप ये 3-4 चीजें लाइन रट भर लीजिए कि साधारण बहुमत से संसद ही इस प्रस्ताव को पारित करती है, 169 का यूज करती है। यदि 3 चीजें आपको याद हैं तो मान के चलिए कभी भी विधान परिषद की शुरुआत में यदि हिस्ट्री पूछेगा, कुछ भी पूछेगा, तो यहां से क्वेश्चन बन जाए।
और बस कुछ नहीं याद रखना कि 6 जगह ये वर्तमान में है। ठीक, तो शुरुआत की 3-4 लाइनें लिखिए, फिर इसकी हम संरचना पढ़ते हैं। लिखिए, इसमें हेडिंग डाल लीजिएगा, विधान परिषद। विधान परिषद। इसमें लिखिए, यह संसद के, अब कैसे रिकॉर्ड करोगे, तो मेरी तो शकल काली आएगी। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट लेट भी हो जाएंगे, सही करो उसको। मेज है बेटा, आराम से पॉज कर दो थोड़ी। ये यही लिखा होगा, ठीक है। लिखिए, यहां ध्यान दीजिए, संसद के राज्यसभा के समान ही, राज्यसभा के समान ही राज्यों में एक उच्च सदन होता है। राज्यों में एक उच्च सदन होता है, जिसे विधान परिषद कहते हैं, जिसे विधान परिषद कहते हैं। अगली लाइन से लिखिएगा, वर्तमान में केवल 6 राज्यों में ही, 6 राज्यों में ही विधान परिषद मौजूद है। 6 राज्यों में ही विधान परिषद मौजूद है। जैसे यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा और तेलंगाना। अगली लाइन से लिखो, अनुच्छेद 169 के अनुसार, अनुच्छेद 169 के अनुसार किसी भी विधान परिषद का निर्माण व उसकी समाप्ति संसद के द्वारा साधारण बहुमत से, संसद के द्वारा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके की जाती, प्रस्ताव पारित करके की जाती। लेकिन यह अनुच्छेद 368 लेकिन यह अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन नहीं कहलाता। लेकिन यह अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन नहीं कहलाता। मैं आपको संविधान संशोधन पढ़ा चुका हूं, तो थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला याद होगा कि संविधान संशोधन 3 तरह से मैंने करवाए थे, जिसमें आर्टिकल 360 और 368 के तहत सिर्फ 2 तरह से बताए जाते हैं। विशेष बहुमत,
और इसमें एक बार होता है राज्यों का 50% से ज्यादा अनुमोदन होना चाहिए। दो तरह से अनुच्छेद 368 से होता है। बाकी संशोधन होते हैं लेकिन वो संशोधन 368 का प्रयोग ना करके नॉर्मल तरीके से प्रस्ताव पारित करके हो जाते, जिसे मैंने साधारण बहुमत से लिखवाया। तो उसी तरह के इसमें भी प्रयोग होता है। आगे लिखो। हालांकि इसके लिए राज्यों को एक संकल्प प्रस्ताव पारित करना होता है। एक संकल्प प्रस्ताव पारित करना होता है। हेडिंग डाल लो, साइड हेडिंग, विधान परिषद की संरचना। विधान परिषद की संरचना। हेडिंग डल गई? ठीक। देखिए, अनुच्छेद नहीं पूछे जाएंगे आपसे, अब सिर्फ अनुच्छेद जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ मैं वो लिखवा दूंगा और बता सकता हूं सारे आर्टिकल, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर आपके बर्डन होगा दिमाग। यदि आप आरओ इसकी तैयारी करें तो फिर मैं लिखवाऊँ, पर आप बैच वो है नहीं, ओरिएंटेड है नहीं, तो फिर मैं समझा दूंगा पर लिखवाऊंगा नहीं। देखिए, विधान परिषद की संरचना क्या कहती है? इस संरचना में जो हमारी विधान परिषद होगी उसकी संख्या के बारे में अनुच्छेद कहते हैं। किसकी संख्या होगी? जो विधान सभा है उसका 1/3। विधानसभा की जितनी भी सीटें हैं उसका 1/3 सीटें ही विधान परिषद में सदस्यों की संख्या के लिए बताता है। उदाहरण के लिए यूपी में कितनी विधान परिषद की सीटें, विधानसभा की सीटें हैं? 400। यदि इसका 1/3 किया जाए तो लगभग कितनी आएंगी? 100 से तो ज्यादा ही आएंगी, लगभग 134 इतनी आएंगी लगभग। लेकिन यह संख्या बताई गई है मैक्सिमम। कहा गया है कि विधान परिषद में अधिकतम संख्या विधानसभा की सीटों का 1/3 होगा। अधिकतम में कितनी है? विधानसभा की सीटों का 1/3। मतलब यूपी में कभी भी 134 सीटों से ज्यादा विधान परिषद की सीटें नहीं हो सकती। वर्तमान में कितनी है? 100। मतलब ये मैक्सिमम संख्या है, तो हम उससे बाहर तो नहीं है ना, हम सिर्फ 100 के अंदर ही हैं अभी। यदि 2050 तक यूपी की जनसंख्या 50 करोड़ हो गई, क्योंकि हम जिस स्पीड से लगे हैं उम्मीद है कि हमें 50 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया, मुबारक हो, आप पहले स्थान पर हैं, और चाइना कुछ साल बाद वो पीछे जा रहा है। 100 में है हमारी। इसका मतलब है कि कोई ना कोई हमें मिनिमम संख्या भी तय करनी पड़ेगी। तो इसी संविधान में कहा गया है कि न्यूनतम संख्या कितनी होगी? मैक्सिमम संख्या है विधानसभा की सीटों का 1/3 और मिनिमम संख्या है 60। मतलब किसी भी विधान परिषद में जो संख्या हो सकती है घटकर मिनिमम 60 हो सकती। लेकिन कुछ अपवाद है, अपवाद हर जगह होते हैं। जैसे गोवा में, वहां सीटें कम, सिक्किम में वहां सीटें कम है, लगभग 30 के आसपास। अरुणाचल प्रदेश में सीटें कम है, मिजोरम में लगभग 40 से 45 के आसपास सीटें। इसी तरह नागालैंड में भी सीटें कम। हालांकि इनके लिए संविधान में विशेष छूट दी गई, इसलिए इन्होंने ऐसा कर रखा। और यह छूट मिलती है इन्हें
अनुच्छेद 371 के आर्टिकल के सब क्लॉज के अनुसार। उसमें है, अलग अलग राज्यों के लिए है। जैसे गोवा के लिए 371 आई है, अरुणाचल के लिए 371 एच है, मिजोरम के लिए 371 जी है, सिक्किम के लिए 371 एफ है और नागालैंड के लिए 371 ए है। मुझे सारे याद, क्योंकि ये पीसीएस में बहुत रिपीटेड क्वेश्चन। अब पिछले साल आया था 371 जे किससे रिलेटेड, तो वही कर्नाटक से स्पेशल प्रोविजन किए जाते हैं हर राज्य में। तो उन्हें स्पेशल छूट इनके तहत दी गई है कि सिक्किम में आप रख सकते हैं 30, गोवा में भी आप 30 रख सकते हैं, अरुणाचल में भी आप 30 रख सकते हैं, मिजोरम में संख्या कुछ 46 के पास है और नागालैंड में 40 के आसपास। तो मतलब मिनिमम से हमने इनकी संख्या नीचे कर रखी है। हालांकि वहां विशेष प्रावधान इसलिए करना था क्योंकि गोवा क्या था, छोटा सा तो है, पिद्दी सा, फूंक मारेंगे यूपी वाले तो उड़ जाएगा, समुद्र में बह जाएगा। यदि एक एक लोटा भी लेके बहाया जाए तो गोवा गोवा हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये आपको संख्या याद रखनी है, मैक्सिमम और मिनिमम, बस इतना, दो चीजें याद रखनी। बाकी मैंने कहानी सिर्फ समझाने के लिए बताई। अधिकतम पूछता है और न्यूनतम पूछता है। पूछेगा आपसे विधान परिषद में कितने सीटें अधिकतम हो सकती हैं, उसमें लिखा होगा विधान परिषद सीटों का 2/3, सॉरी विधानसभा सीटों का 2/3, विधानसभा सीटों का 1/3, विधानसभा सीटों का 1/4, विधानसभा सीटों का 1/2। ठीक, ऐसे ऑप्शन होंगे तो उसमें आपको छांटना है 1/3, 33%। और मिनिमम पूछ ले तो मिनिमम कितना होगा, 7। ठीक, लिखिए, लिखिए विधान परिषद में सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक या अधिकतम विधानसभा की कुल सीटों का 1/3 होती है। अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सीटों का 1/3 होती है। वही न्यूनतम संख्या 60 होती है। लेकिन कुछ राज्यों में इसके अपवाद हैं। क्या लिखवा रहा हूं, मेरा दिमाग स्टेबल नहीं है। अगली लाइन से लिखो, 60 को 40 कर लिया ना, बाद में मुझे सुनाना मत, मुझे अभी याद आ गया। बाद में विधानसभा पढ़ा था, वहां भी मैं 60 लिखवाने लगता, फिर मैं लिखवाता। आगे लिखूं, विधान परिषद के सदस्यों का चयन निम्नलिखित तरीके से किया जाता है। विधान परिषद के सदस्यों का चयन निम्नलिखित तरीके से किया जाता है। जिसका विवरण निम्नलिखित।
देखिए पेपर में इनकी स्ट्रक्चरिंग बहुत पूछी जाती है। एक तिहाई, एक तिहाई, 1/12, 1/12, 1/6। यदि सभी को जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा? इस फ्रैक्शनल नंबर को यदि जोड़ा जाए तो कितना आएगा? अरे दिमाग कुछ भी नहीं लगाना, एक ही आएगा, चाहे आप जितना काट पीट लो, एक ही आएगा कि और आएगा मैथमेटिक्स में। कहने का तात्पर्य यह है कि हमने संख्या को कैसे तोड़ा है, फ्रैक्शनल नंबर में तोड़ दिया और कुछ नहीं। देखिए जैसे 1/3 दो बार है तो 2/3 हो जाएगा, ये 2/12 हो जाएगा और 1/6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 2/3 2/6 हो जाएगा, 2/3 है तो 1/3 है, 3/3 है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो विधान परिषद की संख्या होती है उसमें फ्रैक्शनल नंबर में या अनुपातिक नंबर में सदस्यों को चुना जाता है। क्या हुआ? कहां पर 6 हो? इसको जोड़ोगे 2/3, इसको जोड़ोगे 2/12, 1/6, ये वाला ऊपर वाला। क्या बात है, वहां मैंने काटा है ना। इतनी तो मैथ आती है दादा मेरी मैथ खराब है, मुझे मालूम है, मेरी मैथ में हालत खराब हो जाती है, मुझे मैथ नहीं आती, पर इतनी आती है, एक गोड़ जुड़ा गोड़ घटाव कर लेता हूँ। पहाड़े नहीं आते मुझे, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मुझसे कोई 12 पहाड़ा पूछे तो नहीं बताऊंगा, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर मुझे 10 का आता है, 10 का सुन लो, ठीक है। तो इसकी संरचना बहुत पेपर में आती है, आप समझो। देखिए 1/3 वो सदस्य होंगे जिन्हें चुना जाएगा विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। किनके द्वारा चुना जाएगा? विधानसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य होंगे वो मिलकर 1/3 संख्या चुनेंगे। बाकी 1/3 संख्या चुनते हैं जो नगर पालिका होती है, निगम होता है, नगर निगम, या अन्य जो नगर पंचायत होती है, वो क्या करते हैं? 1/3 सदस्यों को चुनते। ठीक। इसके बाद जो दो अन्य संख्या 1/12, 1/12, ये हैं एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक, एजुकेशन से रिलेटेड। इसमें यह लिखा रहता है कि जो स्नातक मतलब जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं और उन्हें लगभग 3 साल हो गया। आपने देखा होगा ना, जो एमएलसी के चुनाव होते हैं तो कभी कभी विश्वविद्यालय के छात्र और टीचर भी भाग लेते हैं, जिसे शिक्षक एमएलसी कहा जाता है। यदि आप चुनाव देखें, एमएलसी होते हैं जो टीचर का प्रतिनिधित्व या शिक्षा क्षेत्र का प्रतिनिधि करते हैं। तो जो ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं, जो 3 साल बीत चुका होता है उनका ग्रेजुएशन का, वो 1/12 सदस्यों का चुनने का अधिकार रखते। ठीक। वही जो टीचर होते हैं, टीचर जो माध्यमिक स्तर से ऊपर होते हैं, माध्यमिक, प्राथमिक नहीं, कौन सा स्तर होना चाहिए उनका? माध्यमिक। माध्यमिक का होता कौन सा? जो 5 के बाद शुरू होते हैं, 6 के बाद जो शुरू होते हैं, 1 से 5 तक प्राइमरी होता है और 6 से जो होते हैं 8 तक माध्यमिक होते हैं। उसके बाद उच्चतर माध्यमिक होता है जो 9, 10, 11, 12 होता है। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन फिर पीजी आता है। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसे टीचर जो माध्यमिक स्तर के हैं और उन्हें कम से कम कितना साल हो गया? 3 साल उस पद में रहते हुए 3 साल हो गया हो, तो वो 1/12 सदस्यों का चुनाव करें और बाकी 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा नॉमिनेटेड
किया जाता है। तो कितने सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं? 1/6। इसी तरह आपने देखा होगा कि राज्यसभा में भी राष्ट्रपति कितने सदस्यों को नॉमिनेट करते थे? 12। और कौन कौन से वो एरिया थे या क्षेत्र थे? साहित्य था, कला था, विज्ञान था और समाज सेवा। इसी तरह जो गवर्नर होता है, गवर्नर, ये वाला नहीं होगा, मेरी हिंदी तो ठीक है। गवर्नर कला से चुनेगा, साइंस से चुनेगा, मतलब साइंस होगी जो हमारे विज्ञान होगा, साहित्य से चुनेगा, और कौन सा है? समाज सेवा से चुनेगा। एक और होता है सहकारिता। एक नया शब्द जुड़ जाता है, सहकार। 4 तो बिल्कुल राष्ट्रपति की तरह हैं, कोई अंतर नहीं उसमें। बेटा पेपर में बहुत बार पूछा जाता है ये वाला कि गवर्नर किन क्षेत्रों से विधान परिषद के सदस्यों को नॉमिनेट करता है। तो 4 आपको यदि राष्ट्रपति वाले याद हैं, कला, साइंस, साहित्य और समाज सेवा, सिर्फ आपको एक और जोड़ देना, वो है सहकारिता। सहकारिता का मतलब होता है कि कुछ लोग आपस में मिलकर एक छोटा समूह बना लेते हैं, उसे रजिस्टर करवा लेते हैं और आर्थिक लाभ कमाने के लिए उसे छोटे ग्रुप की तरह चलाते हैं, उसे सहकारिता कहते हैं। सहकारिता का मतलब साथ में कोऑपरेशन करना, ठीक है। तो ये संरचना बार बार पेपर में आती है कि कितने सदस्यों को राज्यपाल नॉमिनेट कर सकता है, तो 1/6। कितने सदस्यों को विधानसभा के सदस्य चुनते हैं, तो उनकी संख्या है 1/3। जो हमारी नगर पालिका, नगर निगम होते हैं, नगर पंचायत होते हैं, वो कितने सदस्यों को चुनते हैं? 1/3। टीचर वाले में बहुत कम आता है, शुरुआत वाला और लास्ट वाला ज्यादा कुछ है, ठीक। तो जहां मैंने लिखवाया है, क्योंकि ये पूरा है नहीं है तो फिर लिखवाना पड़ेगा मुझे, पॉइंट में लिखना आप भी। पहला पॉइंट ऐसे कर लो, ABCD बना लो, चाहे जो भी बना लो, उसमें लिखो 1/3 सदस्यों को विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। चुना जाता है। अगला पॉइंट, ए की जगह बी डाल सकते हो, या बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, ऐसे 1/3 सदस्यों को नगर पालिका परिषद, नगर निगम, नगर पंचायत आदि सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। आदि सदस्यों द्वारा चुने जाते। सी नंबर या अगला नंबर, 1/12 सदस्य स्नातक कर चुके 1/12 सदस्य स्नातक कर चुके, जो 3 साल से ज्यादा के हों, 3 साल से ज्यादा के हों, वह चुनते हैं, वह चुनते हैं। अगला, 1/12 सदस्य माध्यमिक स्तर के शिक्षक, माध्यमिक स्तर के शिक्षक जो 3 साल से ज्यादा के हों, वह चुनते हैं। और अंतिम,
1/6 सदस्यों को राज्यपाल 1/6 सदस्यों को राज्यपाल 5 क्षेत्रों जैसे कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, सहकारिता से जुड़े लोगों को नॉमिनेट करते हैं, से जुड़े लोगों को मनोनीत या नॉमिनेट करते हैं। अतः कह सकते हैं कि विधानसभा में विधान परिषद में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई जाती है। विधान परिषद में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें जनता का कोई योगदान नहीं रहता, जिसमें जनता का कोई योगदान प्रत्यक्ष नहीं रहता, जनता का कोई योगदान प्रत्यक्ष नहीं रहता। ठीक है बेटा, ये हो गया। अगली हेडिंग डाल लो, विधानसभा की संरचना। विधानसभा की संरचना। विधानसभा की संरचना। देखिए, संविधान के अनुसार क्या कहा गया है कि जो मैक्सिमम संख्या होगी वो 500 होगी और मिनिमम संख्या होगी 60। अभी जो पिछला वाला पढ़ा रहा है गलती से, मैक्सिमम संख्या कितनी होगी 500 और मिनिमम संख्या होगी, ठीक, लिखो मैक्सिमम मिनिमम याद रखने आपको। लिखिए, विधानसभा में अधिकतम सीटें, विधानसभा में अधिकतम सीटें 500 होती हैं और न्यूनतम 60 होती हैं। लेकिन अनुच्छेद 371 371 तथा अन्य विशेष अनुच्छेदों के द्वारा कुछ राज्यों में न्यूनतम संख्या में छूट दी गई। कहां से छूट? से अन्य कुछ अनुच्छेदों के द्वारा न्यूनतम संख्या में, यही लिखा है ना, न्यूनतम संख्या में कुछ छूट दी गई। जैसे गोवा,
सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, में 30 सदस्य होते हैं। 30 सदस्य। ठीक, ये संख्या हो। वहां मिनिमम है, ये विधानसभा है तो ये विधान परिषद है। वहां विधानसभा का 1/3 मैक्सिमम है और मिनिमम कितना है? पेपर में ये बहुत बार पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम, क्योंकि वो बाकी वो जानना नहीं चाहते, क्योंकि छोटी क्वेश्चन आ जाता है कि अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, तो आप ढूंढिए फिर उसमें। कई बार जब मॉक लगाएंगे तो आपको ये वाले क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, या आप पीआईक्यू लगाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको मिलेंगे। ठीक, आगे लिखिए। विधानसभा के सभी सदस्यों को, विधानसभा के सभी सदस्यों को प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति के द्वारा, प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति के द्वारा आम जनता के द्वारा चुना जाता है। आम जनता के द्वारा चुना जाता है। जिसके लिए भारत का निर्वाचन आयोग इन चुनावों को संपन्न कराता है। इन चुनावों को संपन्न कराता है। भारत सरकार, भारत निर्वाचन आयोग या भारत सरकार का निर्वाचन। देखिए सेम टू सेम ऐसे ही है जैसे लोकसभा, जैसे अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे जिसमें नए प्रधानमंत्री, वही पुराने वाले नए बन गए हैं प्रधानमंत्री। तो लोकसभा में सभी लोगों ने जो 18 साल के थे वोट डाला, मैंने भी डाला। राज्यसभा का जब चुनाव होता था तो उसमें क्या हम लोग वोट डालने गए हैं? कोई नहीं। इसी तरह विधान परिषद में भी कोई वोट डालता नहीं, सिर्फ वही डालते हैं जो ग्रेजुएशन 3 साल से ज्यादा कर चुके हैं, जो टीचर होते हैं वो डालते हैं, जो सदस्य होते हैं विधानसभा के वो डालते हैं, जो 1/3 सदस्य अपने यहाँ के जो होंगे ना नगर पालिका के सदस्य होते हैं वो डालते हैं। अब बाकी 1/6 राज्य। अगली लाइन से लिखो, विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताएं। विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताएं। ठीक है, तो पहली योग्यता क्या होगी? भारत का दूसरा आता है आयु। आयु में एक होता है विधान परिषद के लिए अलग होती है, विधान सभा के लिए अलग। ऐसे ही संसद में होता है, राज्यसभा में सदस्यों की जो चुनने की आयु होती है न्यूनतम, वो कितनी होती है? 30 वर्ष। और राज्यों में जो लोकसभा होती है उसमें जो सदस्यों को चुना जाता है वो होते हैं 25। 25 और 30 का रेशियो रहता है। तो यहां कितने का होगा? यहां भी आपको 25 साल, यहां भी आपको, कोई अंतर है क्या? एक बार संसद पढ़ो, एक बार ये पढ़ो। तो आपको यदि चुनाव लड़ने हैं तो आपको 25 साल का हो जाना चाहिए, तब आप चुनाव लड़ सकते। जैसे मैं लड़ सकता हूं, मैं 25 का हो गया हूं, पर लेकिन मैं विधानसभा का लड़ सकता हूं, विधान परिषद का लड़ने के योग्य नहीं। जब मैं 30 के ऊपर हो जाऊंगा तो बाल अभी कम सफेद हैं, फिर और सफेद हो जाएंगे, फिर मैं काला कर लूंगा उसको। ठीक है, तो ये आयु हो गई। आयु याद रखिएगा, पेपर में आयु ज्यादा पूछते हैं। पहला वाला तो सबको मालूम है, दूसरा वाले कंफ्यूजिंग करता है। तीसरा वाला है
क्या होगा कि इसके पास कोई भी लाभ का पद तो इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि कई आईपीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी चुनाव लड़ते हैं तो उससे पहले अपना रिजाइन दे देते, तभी इस्तीफा मंजूर हो जाता, तभी वो चुनाव लड़ सकते। एक कहानी छोटी सी ये है कि इसी से रिलेटेड एमपी में एक एसडीएम साहिबा थी। एसडीएम साहिबा को थोड़ा सा चुल्ल मची थी कि मुझे चुनाव लड़ना, उन्हें लग रहा था कि मैं जीत जाऊंगी। वो आंदोलन करके बैठ गई कि मेरा इस्तीफा लो, क्योंकि राज्य सरकार उनका इस्तीफा नहीं ले रही। मतलब अधिकारी आंदोलन कर रहा है कि मुझे मेरा इस्तीफा लो ताकि मुझे चुनाव लड़ना। बेचारी चुनाव लड़ी और बड़ी बुरी तरह हारी। अगला पत्र उन्होंने लिखा कि मुझे अपना इस्तीफा वापस लेना है। राज्य सरकार ने कहा कि तुमने इस्तीफा दे दिया है, अब तुम्हारी हम बहाली नहीं करेंगे। अभिषेक सिंह का नाम सुना है? इससे पहले बांदा की डीएम कौन थी? दुर्गा सत्ती नागपाल। उनके हस्बैंड का नाम है अभिषेक सिंह, जो आईएएस थे। उन्होंने भी छोड़ दिया, वो भी गानों वानों में आ गए। नाम देखो, जो इंस्टा चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, उनको मालूम होगा कि किस अभिषेक सिंह की बात कर रहा हूं। पर लेकिन आप याद रखिए, इनके पति साहब ये भी आईएएस थे, दोनों आईएएस थे। और चीजें जैसे वह पागल ना हो, मालूम चले रोड में जो पागल है वो कहे कि नहीं मैं भी जाऊंगा चुनाव लड़ूंगा, तो संविधान ने मना कर रखा है जो पागल हो मानसिक रूप से थोड़ा, उन्हें चुनाव लड़ने के लिए ना। ठीक है, जिसे दिवालिया घोषित कर दिया गया। दिवालियापन मतलब उसने अपने आप को कहा हो कि मैं बैंक का या सरकार का कर्जा चुकाने में असक्षम हूं, तो ऐसे व्यक्ति को दिवालियापन कहा जाता है। जैसे मान के चलिए आपने पैसा लिया, बड़े बड़े उद्योगपति क्या करते हैं, 50 करोड़ ले लेते हैं, 100 करोड़ ले लेते हैं, बैंक दे देता है, लेकिन किसी कारण से वो पैसे नहीं चुका पाते, तो फिर वो अपने आप को कहते हैं कि हम मैं दिवालिया हो चुका हूं, मेरी पूरी संपत्ति आप ले लीजिए, फिर भी आपको पैसा नहीं मिलेगा पूरा। तो ज्यादातर संपत्ति बेचकर फिर उनकी 40-50 हजार की रिकवरी कर 50 करोड़ की रिकवरी कर लेते हैं, बाकी वो लॉस में चले जाते। तो अपने आप को दिवालियापन का घोषित करवा दीजिए, आपका पूरा का पूरा ऋण माफ हो जाता है। बड़े बड़े उद्योगपति इसका बहुत दुरुपयोग करते हैं। क्या करते हैं, ले लेंगे 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ रुपए, उनके पास संपत्ति नहीं होती उतनी, फिर अपने आप को दिवालिया घोषित करवा लेते हैं, फिर अपने ही व्यक्ति को भेजकर वही संपत्ति खरीद लेते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने 20,000 करोड़ रुपए एसबीआई से उधार ले लिए, ठीक है, ले जाओ दे उनको बाल दो, कौन कर चुका मैं बता, मुझे सब मालूम है, बता सकता हूं। विजय माल्या का नाम सुना है? किंगफिशर जिसकी आती है, किंगफिशर का नाम सुना है ना? दो तरह की किंगफिशर का ब्रांड है, एक उड़ने वाला, एक उड़ाने वाला। उड़ाने वाला कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने एयरप्लेन वाला सुना होगा। तो दोनों हैं, उड़ते हवा में उड़ोगे, बस कुछ भी आप खाओ या पियो या बैठो। इन्होंने ले लिया अथाह पैसा, पैसा था उस समय, अब ये दिवालियापन के शिकार खुद को करवाया, पैसा था इनके पास। आपने देखा होगा कि अब इनके एयरलाइंस नहीं चलते, इन्होंने पैसा लेकर एयरलाइंस खोली, ये खोली वो खोली, सब खोल डाला, बियर उयर सब खरीद डाले। अब जब लोन चुकाने की बारी आई, इनका मूड नहीं हुआ पैसा वैसा देने का, ये साइड से निकल गए विदेश, वहां से कहा कि मैं दिवालिया घोषित हो चुका हूं, मेरी सारी संपत्ति ले लो। सरकार के पास सिर्फ इनकी संपत्ति आई 10,000 करोड़ की। गारंटी किसी एक ऐसे व्यक्ति ने दिया था जिसे कोई मना नहीं कर सकता, अब मैं नाम नहीं बता सकता, वो भारत में सर्वोच्च पद पर, आप समझ गए, अब किसी का नाम नहीं लेना, वो पॉलिटिकल हो जाता है। तो अब यदि वो कह दे तो पूरा बैंक गिरवी वो तो रखवा ही लेंगे। भारत का वित्त सचिव कह दे मुझे इतना पैसा चाहिए, मतलब वो नहीं थे उनके गारंटर, मतलब एग्जांपल के लिए, यदि वो कह दे कि मुझे इतना पैसा चाहिए, किसी बैंक की हिम्मत नहीं।
सारे बैंक के हेड उसे शाम को रिपोर्ट करते हैं, जो फाइनेंस सेक्रेटरी होता है, कि साहब इतना हुआ हमारा व्यापार। कोई एक मंत्री संतरी कह दे तो कहाँ कोई मानने वाला हो, तो इनको दे दिया, इन्होंने घोषित करवा, इन्होंने साइड से अपनी अपनी सारी संपत्ति खरीद ली। ये होता है 10,000 करोड़ ले ली, 10,000 करोड़ चुरा के भाग गए। ये होते नलायक हैं। ठीक है, लिख लो, लिखो। कहाँ लिख गया, मुझे लिखाने दो। लिख लिया, लिखिए। निम्नलिखित योग्यताओं में लिखो, पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष और विधानसभा के लिए 25 वर्ष आयु न्यूनतम होनी चाहिए। आयु न्यूनतम होनी चाहिए। तीसरा, उसके पास लाभ का पद ना हो। लाभ का पद मतलब समझ गए हो ना, जो सरकार से पैसा वैसा लेता हो, सरकार के पावर का यूज करता हो, वो सारे लाभ के पद हो। लेकिन आपने एक मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा, जो एमपी होते हैं वो भी तो पैसा लेते हैं सरकार, वो भी पावर यूज करते हैं, तो वो लाभ के पद में क्यों नहीं पूछ पाते? सरकार बड़ी होशियार है। जो बैठने वाले यहाँ लोग हैं, उन्होंने कहा कि 64 ऐसे पद होंगे, उन्होंने लिस्ट बना रखी है कि 64 ऐसे पद होंगे वो जो लाभ के पद में नहीं आते। जैसे कोई सांसद बन गया, विधान परिषद का सदस्य बन गया, एमपी, एमएलए, एमएलसी, राज्यपाल, कुछ भी बन जाओ, ऐसे 64 पद उन्होंने दे रखे। बहुत चापलूस व्यक्ति हैं। एक चीज बताएं, हमारे पॉलिटिशियन, वो ऐसे कानून बना के रखे हैं जिनसे सिर्फ उनका फायदा होता है। 64 बना के रखे। क्यों बनाया है? अपने लिए बनाया, अपना फायदा होगा। इसलिए आपने देखा होगा कई कई सदस्य, उनकी पीढ़ी की पीढ़ी चले आते हैं। 7 साल से एमपी है, 7 साल से विधायक है, मतलब 7 बार विधायक रह चुका है। यार 35 साल तुम विधायक रह चुके, कुछ तो शर्म करो। किसी अन्य व्यक्ति को भी जीतने दो, क्योंकि उसका पैसा है, पावर है, तो वो सीट ले लेता है। अगला लिखो, वह पागल ना हो, वह दिवालियापन का शिकार ना घोषित किया गया हो, वह दिवालियापन का शिकार ना घोषित किया गया हो, तथा आरपीए एक्ट 1951, आरपीए एक्ट 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बोलते हैं उसे, के अनुसार यदि वह भ्रष्टाचार का दोषी है, कॉमा, कॉमा, यदि उसने चुनाव में कोई हेर फेर किया है, तथा अन्य कारणों के द्वारा इसे आयोग राज्य का राज्यपाल घोषित कर सकता, राज्य का राज्यपाल इसे घोषित कर सकता। नोट लिखो, विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को, विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को
उस निर्वाचन क्षेत्र का नागरिक होना चाहिए जहां से वह चुनाव लड़ रहा, जहां से वह चुनाव लड़ रहा। और विधान परिषद के सदस्य किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। विधान परिषद के सदस्य किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे ये यूपी है, मान के चलते हैं यूपी है, यूपी में बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्र हैं। जैसे निर्वाचन क्षेत्र का मतलब होता है एक विशेष क्षेत्र को लिमिटेशन में रख दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ बांदा जिले में 4 विधायक हैं, बांदा सदर के हैं, तिंदवारी विधानसभा के हैं, बबेरू के हैं और नरैनी। ठीक है, बबेरू जिला तो नहीं है ना ही तिंदवारी जिला है, ना ही नरैनी जिला है। ये सारे के सारे बांदा जिले के क्षेत्र में आने वाले संभाग हैं, एरिया। ठीक, अब क्या किया जाता है कि जो निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाता है, जैसे बांदा है हमारा, बांदा में एक जनसंख्या होगी, इस जनसंख्या को तोड़ा जाता है। और तोड़ा कैसे जाता है? राज्य की कुल जनसंख्या, जैसे राज्य में कितनी जनसंख्या है, लगभग 25 करोड़ के आसपास होगी, और देखा जाता है कि जो जितने भी विधानसभा की सीटें होती हैं उससे डिवाइड कर दिया जाता है। फिर देखा जाता है कि इस डिवीजन में जितना भी नंबर आता है उसमें एक एक सीट रख दी जाती है। उदाहरण के लिए मान के चलिए, इसको इजी करिए, इजी कर लेते हैं, थोड़ा सा नंबर घटा पिटा लें, नहीं तो आप लोग मान के चलते हैं 20 करोड़ है, यही ना 20 करोड़, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 7 होते हैं ना, 3, 4, 7, सही लिखा है कि ज्यादा और बढ़ाऊं? 400, थोड़ा सा घटाया बढ़ा। यदि आप काटे पीटेंगे तो 2 जीरो घटे आएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 काट दिए तो लगभग कितना आएगा? 5 लाख में एक सीट अप्रोक्स। बेटा मैं यहां कैलकुलेटर लेके नहीं बैठा, एक, लेकिन ये जनसंख्या पता कब की हमारी? 21 करोड़ 2011 की। लेकिन अभी तक चुनावों की जो सीटें तय की गई हैं वो 2001 की तय की गई, तो उस समय हमारे पास संख्या और कम थी। लगभग हमारे पास कितनी थी, कोई बताना चाहेगा? 100, 200 करोड़, 100 नहीं बेटा, यूपी में कितनी जनसंख्या बढ़ी? 3 से 4 करोड़ बढ़ी थी, तो लगभग मान के चलते हैं 16 करोड़ के आसपास। ये तो जनसंख्या घटे आती है ना, फिर लगभग कितना हो जाएगा? 4 लाख के आसपास पहुंचेगा। तो इसलिए बांदा में जनसंख्या ज्यादा है, होगी 20 लाख के आसपास, तो इसलिए उसे डिवाइड कर दिया गया 4 राज्यों, 4 क्षेत्रों में। तो मतलब आप यदि बांदा क्षेत्र के हैं यहाँ के, तो आप यहीं से चुनाव लड़ेंगे। मतलब बांदा सदर के आप विधायक बनना चाहते हैं, आप चाहें कि मैं नरैनी से लड़ूं, लेकिन आपका वोटर लिस्ट में नाम कहाँ है? बांदा, तो आप नरैनी वाला चुनाव नहीं लड़ सकते। आप सिर्फ बांदा सदर के हैं तो सिर्फ आप बांदा का ही लड़ेंगे। जिस क्षेत्र से निर्वाचन का सदस्य होता है, निर्वाचन की योग्यता होती है, आप उसी क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते। ठीक, हाँ। परिषद के होते तो वो कहीं से भी लड़ सकते हैं, यहां से वहां से, वहां से यहां से, कहीं से भी, जहां से मन चले वहां से लड़। ठीक, अब कल क्लास होगी।
जिसे जो ना समझ में आए कल नोट ले आना, फिर मैं समझा दूंगा।